स्वागत है आपका वन बुक बिफोर स्लिप में। आप में कुछ अलग है। आज की रात आप यहाँ हैं इस किताब के साथ। जब दुनिया सोशल मीडिया में खोई रहती है या नए शो देखने में व्यस्त होती है, आपने ज्ञान को चुना। यही तो आपको खास बनाता है। आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू की पोएटिक्स की। यह किताब अद्वितीय है क्योंकि यह साहित्यिक कलाओं का पहली बार गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि नाटक और कविता कैसे काम करते हैं और क्यों ये हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं। अरस्तू, जो प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने इसे ग्रीक साहित्य के स्वर्ण युग में लिखा था, जब उनके मन में साहित्य की गहराई को समझने की जिज्ञासा थी। कई विद्वानों ने इसे साहित्यिक आलोचना का आधार माना है। अब शुरू करने से पहले एक बात बता दूं। यह एक विस्तृत अध्याय दर अध्याय सारांश है, तो थोड़ा लंबा होगा। कोई जल्दी नहीं है। अगर बीच में रुकना हो तो इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए या व्हाट्सएप पर खुद को भेज दीजिए ताकि बाद में वहीं से शुरू कर सकें। तो चलिए आज की रात इस किताब के साथ बिताते हैं। एक अध्याय, एक विचार, एक सबक। शुरू करते हैं। अरस्तू, यूनान के महान दार्शनिक, जो प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने पोएटिक्स तब लिखी जब वे साहित्य की जड़ों को समझने में रुचि रखते थे। उनका उद्देश्य था कला और साहित्य के माध्यम से मानवता के गहरे सत्य को प्रकट करना। मित्रों, आज रात हम अरस्तू के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें कला की गहराइयों में ले जाएगी। जैसे चाय की पत्ती को गर्म पानी में डालने से उसका असली स्वाद निकलता है, वैसे ही आज हम साहित्यिक कला के मूल तत्वों को समझने की कोशिश करेंगे। अरस्तू कहता है कि कला वास्तव में क्या है, और यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी। अब जरा सोचिए, जब आप अपने बचपन में दादी माँ की कहानियां सुनते थे तो क्या होता था? वे सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक पूरी दुनिया आपकी आंखों के सामने खुल जाती थी। राजा रानी, परियां और राक्षस सब जीवंत हो उठते थे। यही तो है कला की शक्ति। वह हमारे मन में ऐसी तस्वीरें बनाती है जो सच लगती हैं, भले ही वे काल्पनिक हों। अरस्तू बताता है कि कला का मूल आधार अनुकरण है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, यह सिर्फ नकल नहीं है, जैसे कोई बच्चा अपने पिता की चाल की नकल करता है। कला में अनुकरण का मतलब है जीवन के सार को पकड़ना। जब कोई कवि प्रेम के बारे में लिखता है, तो वह सिर्फ अपने प्रेम की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी मानवता के प्रेम का चित्रण कर रहा है। वह उस भावना को शब्दों में ढालता है जो हर प्रेमी के दिल में होती है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या कला सिर्फ मनोरंजन के लिए है? अरस्तू कहता है कि नहीं, कला का उद्देश्य इससे कहीं गहरा है। जब हम किसी अच्छी कहानी पढ़ते हैं या फिल्म देखते हैं, तो हमारे अंदर कुछ बदलाव होता है। हम उन पात्रों के साथ हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह हमारी भावनाओं की शुद्धि है। अरस्तू इस प्रक्रिया को कैथारसिस कहता है। सोचिए, जब आप किसी दुखद फिल्म देखकर रोते हैं, तो क्या होता है? आपको लगता है जैसे मन हल्का हो गया हो। यही है कला की चिकित्सक शक्ति। यह हमारे अंदर छुपे हुए दुख, गुस्से, डर को बाहर निकालने का रास्ता देती है। आज के समय में जब लोग तनाव से भरे हैं, यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आते हैं कला के तत्वों पर। अरस्तू बताता है कि हर अच्छी कलाकृति में 6 मुख्य तत्व होते हैं। पहला है कथानक। यह कहानी की रीढ़ है। जैसे किसी घर की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही कथानक भी ठोस होना चाहिए। दूसरा है चरित्र, वे लोग जो कहानी को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है विचार, जो संदेश कलाकार देना चाहता है। चौथा है भाषा, शब्दों का जादू। पांचवा है संगीत या लय,
जो भावनाओं को गहराई देती है। और छठा है दृश्य, जो हमारी कल्पना को पंख देता है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कथानक। अरस्तु कहता है कि एक अच्छे कथानक में शुरुआत, मध्य और अंत होना चाहिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना कितना मुश्किल है। आजकल हमारी जिंदगी में भी कितनी कहानियां अधूरी रह जाती हैं। कितने सपने शुरू होते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते। अरस्तु की यह बात हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। कला की एक और खूबसूरत बात यह है कि वह सार्वभौमिक है। चाहे आप दिल्ली में बैठे हों या मुंबई में, जब आप किसी अच्छी कविता सुनते हैं तो वह आपके दिल को छू जाती है। प्रेम, दुख, खुशी, डर, ये भावनाएं सभी इंसानों में एक जैसी होती हैं। यही कारण है कि शेक्सपियर के नाटक आज भी लोकप्रिय हैं और कालिदास की कविताएं आज भी हृदय को स्पर्श करती हैं। अरस्तु यह भी बताता है कि कला में संभावना का तत्व होना चाहिए। मतलब यह कि जो कुछ भी कहानी में हो, वह संभव लगना चाहिए। भले ही वह काल्पनिक हो, लेकिन पाठक को लगना चाहिए कि हाँ, ऐसा हो सकता है। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हम रोजाना इतनी सारी कहानियां पढ़ते हैं कि कई बार सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो मित्रों, अरस्तु हमें सिखाता है कि कला केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने का एक तरीका है। यह हमारी भावनाओं को शुद्ध करती है, हमें बेहतर इंसान बनाती है और हमें दिखाती है कि हम सब कितने समान हैं। आज रात जब आप सोने जाए तो जरा सोचिएगा कि कला आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है। कल हम देखेंगे कि ट्रेजेडी और कॉमेडी के बारे में अरस्तु क्या कहता है। आज जब रात का सन्नाटा हमारे आसपास फैला है और दिन की भागदौड़ थम गई है, तो आइए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें 2000 साल पुराने एक गहरे सवाल तक ले जाएगी। अरस्तु का मानना था कि त्रासदी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य की आत्मा को छूने वाली एक शक्ति है। आज हम समझेंगे कि त्रासदी का असली महत्व क्या है और इसके वे कौन से तत्व हैं जो हमारे दिल को इतनी गहराई से हिला देते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी फिल्म में देखते हैं कि एक अच्छा इंसान गलत फैसले की वजह से बर्बाद हो जाता है, तो आपके मन में क्या भावना आती है? डर, दुख या फिर कोई अजीब सा सुकून? अरस्तु कहते थे कि यही त्रासदी की असली शक्ति है। वे इसे कैथारसिस कहते थे, यानी मन की सफाई। जैसे बारिश के बाद हवा साफ हो जाती है, वैसे ही त्रासदी देखने के बाद हमारा मन भी साफ हो जाता है। अब जरा अपने आसपास के जीवन को देखिए। हमारे यहाँ हर घर में कोई न कोई ऐसी कहानी है जो त्रासदी की तरह लगती है। एक मेधावी छात्र जो गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ देता है, या फिर एक होनहार कलाकार जो समाज के दबाव में आकर अपने सपने छोड़ देता है। ये सब त्रासदी के ही रूप हैं, लेकिन अरस्तु कहते थे कि असली त्रासदी वो होती है जहां पात्र का पतन उसकी अपनी किसी कमजोरी या गलती की वजह से होता है, न कि सिर्फ बाहरी परिस्थितियों की वजह से। त्रासदी के मुख्य तत्वों की बात करें तो पहला है अमार्तियां, यानी वो घातक त्रुटि जो नायक के पतन का कारण बनती है। यह कोई बुराई नहीं होती, बल्कि अक्सर कोई अच्छा गुण होता है जो हद से ज्यादा हो जाता है। जैसे अर्जुन की वीरता, राम की आदर्शवादिता, या आज के ज़माने में किसी व्यापारी की महत्वाकांक्षा। ये सब अच्छे गुण हैं, लेकिन जब ये हद से गुजर जाते हैं तो विनाश का कारण बन जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है पेरिपेटिया, यानी स्थिति का अचानक बदलाव। जरा महाभारत को देखिए, जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार जाते हैं तो वो एक पल में राजा से भिखारी बन जाते हैं। या फिर आज के समय में जब कोई सफल व्यापारी रातों रात दिवालिया हो जाता है। यह अचानक बदलाव ही त्रासदी को इतना प्रभावशाली बनाता है।
तीसरा तत्व है एनाग्नोरिसिस, यानी पहचान या एहसास का क्षण। वो पल जब नायक को अपनी गलती का एहसास होता है। जैसे ओडिपस को जब पता चलता है कि उसने अपने ही पिता को मार दिया है, या फिर हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति को एहसास होता है कि उसकी अहंकार की वजह से उसका परिवार टूट गया है। यह एहसास का क्षण ही त्रासदी को पूर्णता देता है। अरस्तु का मानना था कि त्रासदी का असली उद्देश्य हमें डराना या दुखी करना नहीं है, बल्कि हमें सिखाना है। जब हम किसी त्रासदी को देखते हैं तो हमारे मन में दो मुख्य भावनाएं जगती हैं, फोबोस यानी डर और एलियोस यानी दया। हमें डर लगता है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा न हो जाए, और दया आती है उस पात्र पर जो दुख झेल रहा है। ये दोनों भावनाएं मिलकर हमारे मन को शुद्ध करती हैं। आज के समय में भी त्रासदी का महत्व कम नहीं हुआ है। जब हम कोई फिल्म देखते हैं जहां एक अच्छा इंसान गलत राह पर चलकर बर्बाद हो जाता है, तो हमें भी लगता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे गंगाजल फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार, जो न्याय के लिए गलत रास्ता अपनाता है और अंत में दुखी होता है। या फिर मुगल-ए-आजम में अकबर का किरदार, जो अपने बेटे के प्रेम और राज्य के कर्तव्य के बीच फंसा रहता है। अब जरा सोचिए कि त्रासदी क्यों इतनी लोकप्रिय है। क्यों लोग दुखी कहानियां देखना पसंद करते हैं? अरस्तु का जवाब था कि त्रासदी हमें जीवन की सच्चाई दिखाती है। यह हमें बताती है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, हर किसी में कमियां हैं और गलतियां करना मानवीय स्वभाव है। लेकिन इन गलतियों से सीखना भी मानवीय स्वभाव है। त्रासदी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें विनम्रता सिखाती है। जब हम देखते हैं कि एक महान व्यक्ति भी गिर सकता है, तो हमारा अहंकार टूटता है। हमें एहसास होता है कि जीवन अनिश्चित है और हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। यही कारण है कि हमारे पुराने ग्रंथों में भी त्रासदी के तत्व दिखते हैं, रावण का पतन, दुर्योधन का अंत या कंस का विनाश। आज जब हम सोने जा रहे हैं, तो यह सोचकर जाएं कि त्रासदी सिर्फ एक कलात्मक विधा नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक तरीका है। यह हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों जीवन के हिस्से हैं, और असली बात यह है कि हम इनसे क्या सीखते हैं। अरस्तु की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2000 साल पहले थी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव आज भी वही है। कल हम देखेंगे कि कैसे त्रासदी की संरचना हमारे जीवन की कहानियों में भी दिखती है। दोस्तों, रात की यह शांति में जब हम अरस्तु के साथ कविता की गहरी दुनिया में उतर रहे हैं, तो आइए आज बात करते हैं कविता की संरचना के बारे में। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही कवि शब्दों को संवार कर एक खूबसूरत रचना बनाता है। अरस्तु कहता है कि कविता महज शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित कलाकृति है जिसकी अपनी आत्मा होती है। अब जरा सोचिए, जब आप अपनी माँ का हाथ का खाना खाते हैं, तो क्या सिर्फ नमक, मसाला और चावल मिलकर वह स्वाद बन जाता है? नहीं ना। उसमें प्रेम है, समय है, अनुभव है, और सबसे जरूरी बात, एक सही अनुपात है। ठीक इसी तरह कविता भी होती है। अरस्तु समझाता है कि कविता की संरचना में 3 मुख्य तत्व होते हैं: कथानक, चरित्र और विचार। ये तीनों मिलकर ही एक पूर्ण रचना का जन्म देते हैं। कथानक को अरस्तु सबसे महत्वपूर्ण मानता है। वह कहता है कि कथानक कविता की आत्मा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे गांव की कहानियों में एक सूत्र होता है जो शुरुआत से अंत तक हमें बांधे रखता है। याद कीजिए बचपन में नानी की कहानियां, कैसे वे एक राजा था से शुरू होकर और वे खुशी से रहने लगे तक एक सुंदर यात्रा कराती थी। अरस्तु कहता है कि अच्छी कविता में भी यही होता है, एक स्पष्ट आरंभ, मध्य और अंत। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है।
अरस्तू सिखाता है कि कविता में घटनाओं का क्रम वैसा नहीं होना चाहिए जैसा वास्तविक जीवन में होता है, बल्कि वह एक कलात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो आप बर्तन धोकर, फिर खाना बनाकर, फिर परोसते हैं। लेकिन जब आप इस पूरी कहानी को किसी को सुनाते हैं तो आप पहले बताते हैं कि मेहमान कितना खुश हुआ खाना खाकर, फिर बताते हैं कि आपने कैसे तैयारी की। यही है कविता की कलात्मक संरचना। चरित्र के बारे में अरस्तू का नजरिया बेहद दिलचस्प है। वह कहता है कि कविता में चरित्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक प्रतीक होता है। जैसे हमारे यहाँ राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं है, बल्कि आदर्श का प्रतीक है। रावण सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि अहंकार का प्रतीक है। अरस्तू समझाता है कि कविता में चरित्र को इतना जीवंत होना चाहिए कि पढ़ने वाला उसमें अपने को देख सके। आज के ज़माने में जब हम फिल्में देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं तो हम कहते हैं, ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है। यही है अच्छे चरित्र की पहचान। विचार की बात करें तो अरस्तू कहता है कि कविता में विचार वह नदी है जो चरित्र और कथानक के बीच से बहती है। जैसे गंगा के किनारे बसे शहरों की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन गंगा सबको जोड़ती है, वैसे ही कविता में विचार सब कुछ को जोड़ता है। यह विचार कोई भारी भरकम दर्शन नहीं होता, बल्कि जीवन की सच्चाइयों का सुंदर प्रस्तुतिकरण होता है। अब जरा सोचिए आज के दौर की बात। जब आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिखते हैं तो क्या करते हैं? पहले सोचते हैं कि क्या कहना है, फिर सोचते हैं कि कैसे कहना है, फिर देखते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई। यही तो है कविता की संरचना का आधुनिक रूप। अरस्तू के समय में कवि यही सब करते थे, बस माध्यम अलग था। अरस्तू एक बहुत ही रोचक बात कहता है, कविता में एकता होनी चाहिए। यह एकता सिर्फ भाषा की नहीं, बल्कि भावना की भी होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, अलग अलग सामान होता है, लेकिन सब मिलकर एक घर का एहसास देते हैं। वैसे ही कविता में अलग अलग छंद हों, अलग अलग विषय हों, लेकिन सब मिलकर एक संपूर्ण अनुभव देना चाहिए। दोस्तों, अरस्तू की इन बातों को सुनकर लगता है कि वह हमारे ज़माने का कोई फिल्म डायरेक्टर है। वह कहता है कि कविता में संभावना होनी चाहिए, यानी जो कुछ भी घटित हो रहा है वह विश्वसनीय होना चाहिए। भले ही वह काल्पनिक हो, लेकिन सुनने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, ऐसा हो सकता है। आज जब हमारे बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं तो यही सबसे बड़ी चुनौती होती है, कहानी में दम हो, लेकिन वह इतनी अटपटी न हो कि लोग कहने लगे, अरे यार, ये तो हो ही नहीं सकता। रात की इस शांति में जब हम अरस्तू की इन गहरी बातों पर विचार करते हैं तो समझ आता है कि कविता की संरचना दरअसल जीवन की संरचना का ही प्रतिबिंब है। हमारा हर दिन एक छोटी कविता की तरह है, सुबह का आरंभ, दिन भर की घटनाएं और रात का अंत। और इसी तरह कल हम देखेंगे कि कैसे अरस्तू हमें सिखाता है कि कविता में भावनाओं का क्या स्थान है। मित्रों, आज रात जब दुनिया सो रही है और आप अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए हैं, मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलना चाहता हूँ जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अरस्तू का काव्यशास्त्र हमें सिखाता है कि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। आज हम बात करेंगे प्लॉट के मूल्य की, उस चीज की जो किसी भी कहानी की रीढ़ होती है। अब जरा सोचिए, जब आप अपनी दादी माँ से कोई कहानी सुनते थे तो क्या चीज आपको सबसे ज्यादा बांधकर रखती थी? वो राजा कैसा दिखता था या फिर उसके साथ क्या घटित हो रहा था? अरस्तू कहते हैं कि प्लॉट ही त्रासदी की आत्मा है। यह कोई छोटी बात नहीं है मित्रों। जब हम किसी फिल्म को देखकर घर आते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं तो हम कहते हैं, क्या कहानी थी, न कि क्या किरदार था। अरस्तू हमें बताते हैं
कि प्लॉट केवल घटनाओं का एक क्रम नहीं है। यह एक जीवित चीज है जिसमें अपनी शुरुआत, मध्य और अंत है। जैसे हमारे जीवन में होता है ना, सुबह उठना, दिन भर की मेहनत और रात को आराम। लेकिन प्लॉट में एक खास बात होती है, यह सिर्फ समय के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि कारण और प्रभाव के हिसाब से चलता है। एक घटना दूसरी को जन्म देती है, जैसे पत्थर फेंकने से पानी में लहरें उठती हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि महाभारत इतनी लंबी होने के बाद भी हमें बोरिंग नहीं लगती? क्योंकि उसमें हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। द्यूत क्रीड़ा होती है तो वनवास होता है, वनवास होता है तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। यही तो प्लॉट की शक्ति है। अरस्तु इसे मिथोस कहते हैं और वे कहते हैं कि यह चरित्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। आखिर कहानी तो लोगों के बारे में होती है ना? लेकिन अरस्तु का तर्क बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि चरित्र तो कार्यों से ही प्रकट होता है। राम का चरित्र इसलिए महान है क्योंकि वे सीता को बचाने जाते हैं, वनवास स्वीकार करते हैं। अगर कोई कार्य ही न हो तो चरित्र कैसे दिखेगा? यह बात आज के जमाने में और भी महत्वपूर्ण हो गई है। जब हम नेटफ्लिक्स पर कोई सीरियल देखते हैं तो क्या होता है? अगर पहले 10 मिनट में कुछ दिलचस्प नहीं होता तो हम दूसरी चीज देखने लग जाते हैं। यही तो प्लॉट की ताकत है। यह हमारा ध्यान खींचता है और बांधे रखता है। अरस्तु एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अच्छा प्लॉट वही है जिसमें कोई भी हिस्सा हटाया या बदला नहीं जा सकता। जैसे हमारे शरीर में हर अंग जरूरी है, वैसे ही कहानी में हर घटना जरूरी होनी चाहिए। आपने कभी देखा है कि कुछ फिल्में 3 घंटे की होती हैं, लेकिन 1 मिनट भी बोरिंग नहीं लगता? और कुछ 1.5 घंटे की होकर भी लंबी लगती हैं? यही तो प्लॉट की कसावट का फर्क है। अब जरा सोचिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी दोस्त को अपना दिन बताते हैं, तो आप सिर्फ घटनाएं नहीं बताते, आप एक कहानी बनाते हैं। पहले यह हुआ, फिर यह हुआ, इसलिए यह हुआ। यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है हमारी। हम सभी कहानीकार हैं। अरस्तु यह भी बताते हैं कि अच्छे प्लॉट में एक खास तरह का आकार होता है। यह न तो बहुत छोटा होना चाहिए कि समझ में न आए, और न ही इतना बड़ा कि याद न रह सके। जैसे एक अच्छी पेंटिंग को देखने के लिए एक सही दूरी होती है, वैसे ही कहानी के लिए एक सही लंबाई होती है। हमारे पुराने किस्सों में यह बात समझी गई थी। पंचतंत्र की कहानियां न तो बहुत छोटी हैं कि कुछ सिखा न सकें, और न ही इतनी लंबी कि बच्चे ऊब जाएं। आज के समय में जब हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, प्लॉट की यह समझ और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इंस्टाग्राम की स्टोरीज हो या ट्विटर के थ्रेड्स, सब में एक प्लॉट होता है। शुरुआत में कुछ होता है जो हमारा ध्यान खींचता है, बीच में तनाव बढ़ता है, और अंत में कोई समाधान या निष्कर्ष आता है। अरस्तु का कहना है कि प्लॉट में एकता होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ एक ही घटना हो। इसका मतलब यह है कि सभी घटनाएं एक ही केंद्रीय कार्य से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे रामायण में अलग अलग घटनाएं हैं, राम का जन्म, वनवास, सीता हरण, युद्ध, लेकिन सब एक ही मुख्य कथा से जुड़े हैं। यह सिद्धांत हमारी निजी जिंदगी में भी लागू होता है। जब हम अपने जीवन को एक कहानी की तरह देखते हैं, तो हमें एक दिशा मिलती है। हमारे संघर्ष, हमारी खुशियाँ, हमारी असफलताएं, सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाती हैं। और जब रात को सोने से पहले हम अपने दिन के बारे में सोचते हैं, तो हम असल में अपनी जिंदगी के प्लॉट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरस्तु की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे आप कोई कहानी लिख रहे हों, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हों,
या फिर अपने बच्चों को कोई बात समझा रहे हों, प्लॉट की शक्ति को समझना जरूरी है। यही वह चीज है जो आपकी बात को दूसरों के दिल तक पहुंचाती है। और रात के इस सन्नाटे में, जब हम इन गहरे विचारों के साथ सो रहे हैं, तो हम अपनी जिंदगी की कहानी को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा लेकर सुबह उठेंगे। मित्रों, रात की इस शांत घड़ी में जब हमारे शहर की आवाजें धीमी पड़ गई हैं, आइए अरस्तू के साथ उस यात्रा पर चलते हैं जहां वो हमें बताते हैं कि कोई भी कहानी का असली जादू उसके चरित्रों में छुपा होता है। चाहे वो हमारे पुराने रामायण के राम हो या आज के फिल्मों के नायक, चरित्र ही वो नींव है जिस पर पूरी कहानी का महल खड़ा होता है। अरस्तू कहते हैं कि चरित्र यानी एथोस केवल कोई नाम या चेहरा नहीं है। ये तो इंसान की उन आदतों का जमावड़ा है जो उसे वो बनाती है जो वो है। अब जरा सोचिए, जब आप अपने घर में बैठकर कोई धारावाहिक देखते हैं और कोई किरदार आपको अच्छा लगता है, तो क्यों लगता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो सुंदर है या अमीर है? नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके फैसले, उसकी बातें, उसका व्यवहार आपको कुछ कहता है। वो आपको अपने जैसा लगता है या फिर वैसा जैसा आप बनना चाहते हैं। अरस्तू बताते हैं कि अच्छे चरित्र में 4 मुख्य बातें होनी चाहिए। पहली बात, चरित्र में अच्छाई होनी चाहिए। ये अच्छाई कोई दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची होनी चाहिए। जैसे हमारे पुराने किस्सों में श्री कृष्ण हैं। वो कभी झूठ बोलते हैं, कभी चालाकी करते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें प्यार करते हैं क्योंकि उनकी हर चालाकी के पीछे किसी की भलाई का मकसद होता है। आज के ज़माने में भी जब हम किसी फिल्म के हीरो को पसंद करते हैं, तो इसलिए कि उसके गलत काम भी किसी सही मकसद के लिए होते हैं। दूसरी बात, अरस्तू कहते हैं कि चरित्र उपयुक्त होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आप एक राजा की कहानी लिख रहे हैं, तो वो राजा जैसा बर्ताव करे, मजदूर जैसा नहीं। लेकिन ये बात कहने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल है। आज के लेखक अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं। वो एक गरीब किसान के मुंह से वो बातें कहलवा देते हैं जो शायद कोई शहरी प्रोफेसर कहे, या फिर एक बुजुर्ग औरत से वो हरकतें करवा देते हैं जो किसी जवान लड़की के लिए भी अजीब लगे। तीसरी खूबी है समानता या निरंतरता। अरस्तू का कहना है कि चरित्र को अपने आप से मेल खाना चाहिए। अगर शुरुआत में कोई व्यक्ति डरपोक दिखाया गया है तो अचानक से वो महावीर नहीं बन सकता। हाँ, अगर उसके बदलने की कोई वजह हो, कोई घटना हो, कोई अनुभव हो, तो बात अलग है। जैसे महाभारत में अर्जुन पहले युद्ध से पीछे हटते हैं, फिर गीता सुनकर योद्धा बन जाते हैं। यहाँ बदलाव है, लेकिन वो अचानक नहीं है, उसकी एक वजह है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है स्थिरता। चरित्र का व्यवहार उसके स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। अब जरा सोचिए कि आप अपने घर के बुजुर्गों को जानते हैं। आपके दादाजी हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं, हमेशा अपने वादे निभाते हैं। अगर कोई कहानी में अचानक दिखाया जाए कि वो आज दोपहर तक सोए रहे या किसी से झूठ बोला, तो आपको अजीब लगेगा। इसीलिए अच्छे लेखक अपने किरदारों को इतनी गहराई से जानते हैं, जैसे वो उनके असली रिश्तेदार हों। लेकिन अरस्तू एक और दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कभी-कभी चरित्र को असंगत होना भी संगत तरीके से होना चाहिए। सुनने में उल्टी बात लगती है ना? मतलब ये कि अगर आपका किरदार स्वभाव से ही अस्थिर है, हमेशा अपने फैसले बदलता रहता है, तो फिर उसका ये अस्थिर होना ही उसकी स्थिरता बन जाती है। जैसे हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपनी राय बदलते रहते हैं। उनकी ये आदत ही उनकी पहचान बन जाती है। चरित्र निर्माण में अरस्तू एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं कि चरित्र को कार्य के जरिए ही पता चलना चाहिए, सीधे सीधे बताने से नहीं।
यानी अगर आप दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति दयालु है तो ये मत लिखिए कि राम बहुत दयालु था, बल्कि दिखाइए कि बारिश में भीगे कुत्ते को राम अपने घर ले आता है, उसे खाना देता है। पाठक खुद समझ जाएगा कि राम दयालु है। आज के ज़माने में जब हम नेटफ्लिक्स पर घंटों बिताते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे अच्छी सीरियल वो होती हैं जिनके किरदार असली लगते हैं। वो किरदार जिनकी अपनी कमजोरियां हैं, अपने संघर्ष हैं, अपने सपने हैं, बिल्कुल हमारी तरह। अरस्तु ये बात 2500 साल पहले समझ गए थे कि लोग परफेक्ट हीरो नहीं, बल्कि अपने जैसे इंसानों की कहानियां सुनना चाहते हैं। इसीलिए जब आप कल सुबह उठकर अपनी जिंदगी की कहानी लिखेंगे, तो याद रखिएगा कि आप भी एक चरित्र हैं। आपके फैसले, आपके कार्य, आपका व्यवहार, सब कुछ आपकी कहानी का हिस्सा है। और जैसे अरस्तु कहते हैं, अच्छे चरित्र वही होते हैं जो अपनी कमियों के साथ भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं। मित्रों, जब रात की गहराई में हम अरस्तु के पन्ने पलटते हैं तो एक अनोखी बात समझ में आती है। आज हम बात करेंगे शैली की, अभिव्यक्ति की, उस कला की जो शब्दों को सिर्फ शब्द नहीं रहने देती बल्कि उन्हें जिंदगी का हिस्सा बना देती है। अरस्तु कहते हैं कि कविता में शैली वैसी ही है जैसे हमारे घर में माँ का खाना बनाने का अंदाज। वही चावल, वही दाल, लेकिन हर माँ का स्वाद अलग क्यों होता है? यही तो शैली का कमाल है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी को अपना दुख बताते हैं तो क्या आप सिर्फ शब्द बोलते हैं या कुछ और भी होता है? आपकी आवाज में कंपन होती है, आंखों में नमी आ जाती है, हाथ थोड़े कांपते हैं। यही तो अभिव्यक्ति है। अरस्तु समझाते हैं कि कविता में भी यही होना चाहिए। शब्द सिर्फ अर्थ नहीं देते, वे भावना भी देते हैं, माहौल भी बनाते हैं। याद करिए अपने बचपन की वह शाम जब दादी माँ कहानी सुनाती थी। वे कहती, बहुत पुराने ज़माने की बात है, और अचानक पूरा कमरा जादू से भर जाता था। दादी माँ के शब्द वही थे जो हजारों लोग बोलते हैं, लेकिन उनकी शैली में कुछ खास था। वे आवाज धीमी करके राक्षस का डर दिखाती, तेज करके राजकुमार की बहादुरी बताती थी। अरस्तु यही कहते हैं कि कवि का काम भी यही है। शैली के बारे में अरस्तु का एक बहुत सुंदर विचार है। वे कहते हैं कि अच्छी शैली वह है जो स्पष्ट हो लेकिन साधारण न हो। अब यह बात थोड़ी उलझी लगती है ना? आइए इसे समझते हैं। जब आप बाजार में सब्जी वाले से बात करते हैं तो आप सीधी सादी भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप अपने प्रेमी से बात करते हैं तो वही भाषा अचानक कविता बन जाती है। तुम आओगे कहने के बजाय आप कहते हैं, कब आएंगे मेरे राजा? यही तो शैली का खेल है। अरस्तु बताते हैं कि कवि को नए शब्द भी बनाने चाहिए, पुराने शब्दों को नया अर्थ भी देना चाहिए। हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने क्या खूब किया था। उन्होंने राम शब्द को सिर्फ एक नाम नहीं रहने दिया, उसे आदर्श बना दिया, भक्ति बना दिया, प्रेम बना दिया। जब वे लिखते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, तो वे एक साधारण शब्द को दीपक बना देते हैं। लेकिन अरस्तु यह भी चेतावनी देते हैं कि शैली में बहुत ज्यादा चमकदमक भी खतरनाक है। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग बात करते समय इतने बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सुनने वाला भ्रम में पड़ जाता है। अरस्तु कहते हैं कि यह कविता का दुश्मन है। शैली ऐसी हो कि पढ़ने वाला शब्दों में खो न जाए बल्कि उनके जरिए कहानी में डूब जाए। अब जरा सोचिए आज के ज़माने के बारे में। हमारे पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। हर जगह शैली अलग है। व्हाट्सएप पर हम हाँ यार लिखते हैं, इंस्टाग्राम पर एब्सोल्युटली स्टनिंग और ट्विटर पर कुछ और ही। यही तो अरस्तु की बात है कि हर माध्यम की अपनी शैली होती है, हर समय की अपनी भाषा होती है।
अभिव्यक्ति के बारे में अरस्तु का कहना है कि कवि को अपनी भावनाओं को सिर्फ महसूस नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें इस तरह व्यक्त करना चाहिए कि दूसरे भी महसूस कर सकें। जब प्रेमचंद जी गोदान में होरी की मौत लिखते हैं तो वे सिर्फ यह नहीं लिखते कि होरी मर गया, वे लिखते हैं कि कैसे उसकी सांस धीरे धीरे रुकी, कैसे उसकी आंखें अपने खेतों को देखते देखते बंद हुईं। यही तो अभिव्यक्ति का कमाल है। अरस्तु यह भी समझाते हैं कि शैली का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत कठिन भाषा इस्तेमाल करें। आज भी हमारे यहाँ कुछ लेखक समझते हैं कि जितने मुश्किल शब्द इस्तेमाल करेंगे उतने बड़े कवि बन जाएंगे। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि सच्ची कविता वह है जो दिल से दिल तक पहुँचे। कबीर दास जी की भाषा देखिए, कितनी सीधी सादी लेकिन कितनी गहरी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, ये शब्द आज भी हमारे दिल में बसे हैं। शैली और अभिव्यक्ति का एक और पहलू है समय के साथ बदलना। अरस्तु कहते हैं कि कवि को अपने समय की भाषा समझनी चाहिए। आज हमारे यहाँ नई पीढ़ी की अपनी भाषा है। वे यार, दोस्त, भाई जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो पहले शायद इतने आम नहीं थे। अच्छा लेखक वह है जो इन बदलावों को समझे और अपनी शैली में शामिल करे। अंत में अरस्तु हमें यह सिखाते हैं कि शैली कोई दिखावा नहीं है, यह आत्मा की आवाज है। जब आप लिखते हैं या बोलते हैं तो आपकी शैली आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। इसलिए अपनी शैली को निखारिए, उसे साफ बनाइए, लेकिन उसे अपना बनाए रखिए, क्योंकि अंततः शैली ही है जो आपकी बात को अमर बना देती है, आपकी आवाज को हजारों सालों तक गूंजाती रहने देती है। रात के इस शांत पल में, जब दुनिया की आवाजें धीरे धीरे मध्यम होती जा रही हैं, आइए हम एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, पाठक की प्रतिक्रिया। अरस्तु का मानना था कि कोई भी कलाकृति तभी पूर्ण होती है जब वह अपने दर्शक या पाठक के हृदय में कोई गूंज पैदा करे। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई गायक तभी सफल माना जाता है जब उसके सुरों से श्रोताओं की आंखें नम हो जाएं या उनके पैर थिरकने लगें। अब जरा सोचिए, जब आप कोई फिल्म देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो क्या होता है आपके मन में? कभी आप हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गुस्सा आता है और कभी डर लगता है। यही तो है वह जादू जिसके बारे में अरस्तु बात करता है। वह कहता है कि एक अच्छी कहानी वही है जो पाठक के भीतर भावनाओं का तूफान ला दे। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे मानसून की पहली बारिश धरती की प्यास बुझाती है और हवा में मिट्टी की खुशबू भर देती है। अरस्तु ने इस बात को बहुत गहराई से समझा था कि मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। हमारे सारे फैसले, हमारे सारे रिश्ते, हमारी सारी यादें, सब कुछ भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब कोई कहानीकार या नाटककार अपनी कृति बनाता है तो वह दरअसल पाठक की भावनाओं के साथ एक खेल खेलता है। यह खेल बहुत ही नाजुक और कलात्मक होता है, जैसे कोई सितार वादक अपने तारों को छेड़कर मधुर संगीत निकालता है। भारतीय संदर्भ में इसे समझना और भी आसान है। हमारे यहाँ तो कहानी सुनाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। दादी नानी की कहानियों से लेकर रामायण महाभारत तक हर कहानी का मकसद यही था कि सुनने वाले के दिल में कोई भाव जगाया जाए। जब रामायण में सीता का हरण होता है तो हम सबके मन में दुख और चिंता का भाव आता है। जब हनुमान जी लंका जलाते हैं तो हमारे अंदर उत्साह और गर्व की भावना जगती है। यही तो है पाठक की प्रतिक्रिया का असली मतलब। अरस्तु ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। एक ही कहानी को सुनकर कोई हंसता है, कोई रोता है और कोई गुस्सा हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान के अपने अनुभव होते हैं, अपनी परिस्थितियां होती हैं।
जैसे एक ही बारिश में कोई किसान खुश होता है और कोई मजदूर परेशान हो जाता है, वैसे ही एक ही कहानी अलग अलग लोगों में अलग अलग भावनाएं जगाती है। आज के जमाने में सोशल मीडिया के दौर में यह बात और भी स्पष्ट हो गई है। जब कोई फिल्म रिलीज होती है या कोई किताब छपती है, तो तुरंत ही लाखों लोग अपनी राय देते हैं। कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ आलोचना करते हैं। यह सब अरस्तू की उसी बात का प्रमाण है कि कला का असली मकसद पाठक या दर्शक में कोई प्रतिक्रिया पैदा करना है। लेकिन अरस्तू सिर्फ प्रतिक्रिया पैदा करने की बात नहीं करता, बल्कि वह यह भी कहता है कि यह प्रतिक्रिया सकारात्मक होनी चाहिए। एक अच्छी कहानी वह है जो इंसान को बेहतर बनाए, उसे कुछ सिखाए, उसे प्रेरणा दे। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है। कहानी भी हमारी दोस्त की तरह होनी चाहिए, जो हमें हंसाए भी, रुलाए भी, लेकिन अंत में हमें कुछ बेहतर बनाकर छोड़े। अब जरा सोचिए कि आपने जो आखिरी किताब पढ़ी थी या आखिरी फिल्म देखी थी, उसका आप पर क्या असर हुआ था? क्या वह सिर्फ मनोरंजन थी या उसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया था? क्या उसने आपकी दुनिया को देखने का नजरिया बदला था? यही तो है वह कसौटी जिस पर अरस्तू किसी भी कलाकृति को परखता है। अरस्तू का मानना था कि पाठक की प्रतिक्रिया सिर्फ एक तात्कालिक चीज नहीं है, बल्कि यह लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव है। एक अच्छी कहानी आपको सालों बाद भी याद रहती है, उसके पात्र आपके दोस्त बन जाते हैं, उसके संवाद आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। यही तो है असली कला का जादू। इस तरह अरस्तू हमें समझाता है कि पाठक की प्रतिक्रिया कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि यही तो मुख्य मकसद है। कहानी का असली मतलब यही है कि वह पाठक के दिल तक पहुँचे, उसे छू जाए, उसे बदल दे। जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, यह बात और भी स्पष्ट हो रही है कि हर कहानी दरअसल पाठक और लेखक के बीच एक गहरा रिश्ता बनाती है, एक ऐसा रिश्ता जो समय की सीमाओं को पार करके चलता रहता है। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं और दिन भर की थकान को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरा सोचिए कि आखिरी बार कब आप दिल खोलकर हंसे थे। वह कौन सा पल था जब आपकी हंसी इतनी सच्ची थी कि आपका पूरा शरीर हिल गया हो? अरस्तू जब हास्य के बारे में लिखते हैं, तो वे सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं कर रहे होते। वे उस गहरे मानवीय अनुभव की बात कर रहे हैं जो हमें इंसान बनाता है। हास्य का स्थान समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि अरस्तू के अनुसार हास्य क्या है। वे कहते हैं कि हास्य एक तरह की नकल है, लेकिन यह नकल दुखद या हानिकारक चीजों की नहीं होती। यह उन चीजों की नकल है जो मूर्खतापूर्ण है, जो गलत है, लेकिन जिनसे किसी को कोई वास्तविक नुकसान नहीं होता। जैसे जब कोई व्यक्ति फिसलकर गिर जाता है और तुरंत उठकर इधर-उधर देखता है कि किसी ने देखा तो नहीं। यह दृश्य हमें हंसाता है क्योंकि यह मानवीय कमजोरी को दिखाता है, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंचाता। अब जरा सोचिए हमारे भारतीय संदर्भ में। जब तेनालीराम की कहानियां सुनते हैं या बिरबल के किस्से पढ़ते हैं, तो क्या होता है? वे राजा और दरबारियों की मूर्खताओं को उजागर करते हैं, लेकिन इस तरीके से कि कोई अपमानित महसूस न करे। यही है अरस्तू का हास्य का सिद्धांत। हास्य का असली काम है समाज की कमियों को दिखाना, लेकिन इस तरह से कि लोग उन्हें स्वीकार कर सकें और सुधार सकें। हास्य का प्रभाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है। अरस्तू के अनुसार हास्य एक तरह की सामाजिक दवा है। जब हम किसी चीज पर हंसते हैं, तो हम उस पर अपना नियंत्रण दिखाते हैं। डर, गुस्सा या चिंता से भरी स्थिति में हास्य हमें राहत देता है। यह हमारे तनाव को कम करता है और हमें नई दृष्टि देता है। जैसे कि जब कोई छात्र परीक्षा के डर से परेशान हो और उसका दोस्त उसे हंसा दे, तो वह डर कम हो जाता है। लेकिन हास्य की शक्ति यहीं समाप्त नहीं होती।
अरस्तु बताते हैं कि हास्य एक सामाजिक बंधन भी बनाता है। जब लोग एक साथ हंसते हैं तो वे एक समुदाय बन जाते हैं। हमारे यहाँ जब परिवार के लोग एक साथ बैठकर कॉमेडी देखते हैं या पुराने किस्से सुनाते हैं तो वह सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वह रिश्तों को मजबूत बनाने का तरीका होता है। हंसी हमारी दीवारें तोड़ती है और हमें एक दूसरे के करीब लाती है। अरस्तु यह भी कहते हैं कि अच्छे हास्य में एक संतुलन होना चाहिए। वह न तो इतना कठोर हो कि लोग आहत हो जाएं, न ही इतना हल्का हो कि उसका कोई प्रभाव न पड़े। यह बात आज के युग में और भी महत्वपूर्ण हो गई है, जब सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स का बोलबाला है। कई बार हम देखते हैं कि हास्य के नाम पर लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अरस्तु का हास्य इससे अलग है। यह ऊपर उठाने वाला होता है, गिराने वाला नहीं। हास्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका कैथार्सिस से संबंध। जिस तरह त्रासदी हमारी भावनाओं को शुद्ध करती है, उसी तरह हास्य भी हमारे मन की गांठें खोलता है। जब हम हंसते हैं तो हमारे अंदर का तनाव, झिझक और डर निकल जाता है। यह एक तरह की मानसिक सफाई होती है। आपने महसूस किया होगा कि अच्छी हंसी के बाद आप कितना हल्का महसूस करते हैं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। भारतीय परंपरा में हास्य का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। हमारे यहाँ हास्य को एक रस माना गया है, हास्य रस। यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का एक आवश्यक तत्व है। जैसे खाने में नमक की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में हास्य की। बिना हास्य के जीवन फीका और नीरस हो जाता है। अरस्तु भी इसी बात को अलग तरीके से कह रहे हैं। आज के समय में जब हम इतने तनाव और चिंता से भरे रहते हैं, हास्य की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऑफिस का तनाव हो या घर की परेशानियां, एक अच्छी हंसी सब कुछ बदल देती है। लेकिन यह हंसी वही फायदेमंद होती है जो अरस्तु के सिद्धांतों पर खरी उतरती है, जो किसी को हानि पहुंचाए बिना हमारी कमियों को दिखाती है और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अंत में अरस्तु का हास्य सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हंसना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह एक कला है। यह जीवन को समझने और जीने का तरीका है। जब आप कल सुबह उठेंगे तो जरा देखिएगा कि कैसे एक मुस्कान आपके दिन को बदल देती है। हास्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है और अरस्तु ने हमें दिखाया है कि इस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना है। रात के इस शांत पल में, जब दुनिया की आवाजें धीरे धीरे मद्धम पड़ रही हैं, आइए हम अरस्तु के उस गहरे विचार में डूबते हैं जिसने हजारों सालों से मानवीय कला और साहित्य की नींव रखी है। आज हम बात करेंगे अनुकरण के सिद्धांत की, उस मूलभूत शक्ति की जो हर कलाकार के भीतर छुपी होती है। अरस्तु कहते हैं कि अनुकरण मनुष्य की सबसे प्राकृतिक प्रवृत्ति है। अब जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ को देखकर उसकी नकल करता है, उसके हाव भाव दोहराता है, तो वह क्या कर रहा होता है? वह सीख रहा होता है, समझ रहा होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आनंद ले रहा होता है। यही तो है अनुकरण की सच्ची शक्ति। हमारे भारतीय जीवन में अनुकरण का कितना गहरा महत्व है, इसे समझना कोई कठिन बात नहीं। जब गांव का कोई लोक गायक रामायण सुनाता है, तो वह केवल कहानी नहीं कह रहा होता, वह राम के चरित्र का अनुकरण कर रहा होता है। उनके दुख में दुखी हो रहा होता है, उनकी खुशी में खुश हो रहा होता है। सुनने वाले भी इस अनुकरण के माध्यम से जीवन के गहरे सत्यों को समझ रहे होते हैं। अरस्तु का मानना था कि अनुकरण कोई साधारण नकल नहीं है। यह एक गहरी कलात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कलाकार जीवन की सच्चाइयों को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे एक चित्रकार किसी सुंदर दृश्य को कैनवास पर उतारता है, वह केवल फोटो कॉपी नहीं कर रहा होता, वह उस दृश्य की आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी भावनाओं को रंगों में ढाल रहा होता है।
यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अरस्तु अनुकरण को केवल कलाकारों तक सीमित नहीं मानते थे। वे कहते थे कि हम सभी प्राकृतिक रूप से अनुकरण करने वाले प्राणी हैं। अब जरा सोचिए, जब आप अपने दादाजी की कहानी सुनकर उनके अंदाज में बात करने लगते हैं, या जब आप किसी फिल्म देखकर उसके संवाद दोहराते हैं, तो आप भी अनुकरण कर रहे होते हैं। यह हमारे सीखने और समझने का सबसे प्राचीन तरीका है। लेकिन अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यह हमें आनंद देता है। जब हम किसी अच्छी कविता सुनते हैं, किसी मार्मिक नाटक देखते हैं या किसी सुंदर चित्र को निहारते हैं, तो हमें जो खुशी मिलती है वह इसलिए मिलती है क्योंकि हम उसमें अपने जीवन की झलक देखते हैं। हम पहचानते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं कि यह कलाकृति हमारे अनुभवों को एक नया आयाम दे रही है। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया पर इतनी सारी रीलें और वीडियो देखते हैं, तो अरस्तु का यह सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो जाता है। क्यों होते हैं कुछ वीडियो वायरल? क्यों पसंद आते हैं हमें कुछ खास तरह के कंटेंट? इसलिए कि वे हमारे जीवन की किसी न किसी सच्चाई का अनुकरण करते हैं। वे हमारी भावनाओं, हमारे संघर्षों, हमारी खुशियों को दर्शाते हैं। अरस्तु यह भी समझाते हैं कि अच्छा अनुकरण वह है जो केवल बाहरी रूप की नकल न करके चीजों के भीतरी सार को पकड़ता है। जैसे हमारे यहाँ कोई भजन गायक केवल तुलसीदास के शब्दों को नहीं दोहराता, बल्कि उनकी भक्ति, उनके प्रेम, उनकी तड़प को अपनी आवाज में उतारने की कोशिश करता है। यही है सच्चा अनुकरण। इस सिद्धांत की सुंदरता यह है कि यह हमें सिखाता है कि कला केवल मनोरंजन नहीं है। यह ज्ञान का साधन है, समझ का माध्यम है। जब एक नाटककार किसी चरित्र का अनुकरण करता है, तो वह हमें उस चरित्र के माध्यम से जीवन के बारे में कुछ न कुछ सिखाता है। जब एक कवि प्रकृति का अनुकरण करता है, तो वह हमें प्रकृति के छुपे हुए सौंदर्य से रूबरू कराता है। अरस्तु का यह विचार आज भी उतना ही सच है जितना 2500 साल पहले था। हमारे आसपास की दुनिया में जो कुछ भी कलात्मक है, चाहे वह बॉलीवुड की फिल्में हों, टेलीविजन के धारावाहिक हों या यूट्यूब के वीडियो हों, सभी किसी न किसी तरह से जीवन का अनुकरण कर रहे हैं। वे हमारी भावनाओं, हमारे रिश्तों, हमारे सपनों और संघर्षों को दिखा रहे हैं। अब जब रात और गहरी हो रही है और हम अरस्तु के इस गहरे विचार को समझ रहे हैं, तो शायद हमें यह एहसास होता है कि अनुकरण केवल एक कलात्मक तकनीक नहीं है। यह मानवीय स्वभाव का एक मूलभूत हिस्सा है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, हमें सिखाता है और हमें आनंद देता है। अरस्तु के इस सिद्धांत में छुपी है वह चाबी जो कला और जीवन के बीच के गहरे रिश्ते को खोलती है। दोस्तों, जब रात की खामोशी में हम अपने दिन की समीक्षा करते हैं, तो अक्सर महसूस करते हैं कि हमारा जीवन भी किसी नाटक से कम नहीं है। अरस्तु की काव्यशास्त्र में जो बात सबसे दिलचस्प है, वो यह है कि उन्होंने नाटक और जीवन के बीच एक गहरा रिश्ता देखा था। आइए आज इस रिश्ते की तह में जाकर समझते हैं कि कैसे नाटक हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अरस्तु कहते थे कि नाटक केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की शिक्षा है। जब हम किसी नाटक को देखते हैं, तो हम सिर्फ तमाशबीन नहीं होते, बल्कि उस कहानी के पात्र बन जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप कोई फिल्म देखते हैं और नायक के साथ रोते हैं, तो क्या होता है? आपके अंदर की भावनाएं जाग उठती हैं, आप उसके दुख को अपना दुख समझने लगते हैं। यही तो है नाटक का जादू। अरस्तु इसे कैथारसिस कहते थे, यानी भावनाओं की शुद्धिकरण। जैसे गंगा में स्नान से शरीर की मैल धुल जाती है, वैसे ही नाटक देखने से मन की गंदगी साफ हो जाती है। जब हम किसी दुखांत नाटक को देखते हैं, तो हमारे अंदर का डर, गुस्सा और दुख बाहर निकल जाता है।
यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजने से अंदर का दबाव निकल जाता है। भारतीय परंपरा में भी यह बात गहराई से समझी गई है। हमारे यहाँ रामलीला, कृष्णलीला और विभिन्न लोक नाटकों की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब गांव में रामलीला होती है तो पूरा समुदाय एक साथ आता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी राम के वनवास के दुख में डूब जाते हैं, रावण के अंत पर खुशी मनाते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह सामूहिक शुद्धिकरण है। अरस्तू समझाते हैं कि नाटक हमें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराता है। जब हम किसी त्रासदी को नाटक में देखते हैं तो हम अपने जीवन की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। मान लीजिए आप किंग लियर का नाटक देखते हैं, जहां एक बाप अपनी बेटियों के प्रेम की परख करने की कोशिश में अपना सब कुछ गंवा देता है। यह देखकर आप अपने पारिवारिक रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज के दौर में भी यह बात उतनी ही सच है। जब आप कोई अच्छी फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपका नजरिया थोड़ा बदला हुआ होता है। 3 इडियट्स देखने के बाद कितने युवाओं ने अपने करियर के बारे में दोबारा सोचा होगा? तारे जमीन पर देखकर कितने माता-पिता ने अपने बच्चों को समझने की कोशिश की होगी? अरस्तु कहते थे कि नाटक हमें सिखाता है कि कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है। जब हम किसी पात्र को गलत राह पर जाते देखते हैं तो हम खुद को उस गलती से बचा लेते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे दूसरों की गलतियों से सीख लेना। नाटक हमारे लिए एक सुरक्षित प्रयोगशाला है जहां हम बिना नुकसान उठाए जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। अब जरा सोचिए, आजकल के टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। लोग अपने पसंदीदा किरदारों की तरह कपड़े पहनने लगते हैं, उनकी तरह बात करने लगते हैं। यह दिखाता है कि नाटक का प्रभाव कितना गहरा होता है। लेकिन अरस्तु चेतावनी भी देते हैं कि नाटक में दिखाई गई हर बात को आंख मूंदकर अपनाना नहीं चाहिए। नाटक हमारी कल्पना शक्ति को भी बढ़ाता है। जब हम किसी कहानी में खो जाते हैं तो हमारा दिमाग नई संभावनाओं के बारे में सोचने लगता है। यह वैसा ही है जैसे बचपन में हम परियों की कहानियां सुनकर सपने देखते थे। नाटक हमें सिखाता है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, बस हिम्मत और समझदारी की जरूरत है। अरस्तु का मानना था कि अच्छा नाटक वह है जो हमारे अंदर दया और डर दोनों भावनाएं जगाए। दया इसलिए कि हम दूसरों के दुख को समझ सकें और डर इसलिए कि हम गलत रास्ते पर न जाएं। यह संतुलन ही नाटक की असली ताकत है। जब हम महाभारत की कहानी सुनते हैं तो हमें द्रौपदी के अपमान पर दया आती है और यह डर भी लगता है कि अधर्म का अंत कितना भयानक हो सकता है। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे वीडियो देखते हैं, तब भी यही प्रक्रिया चलती रहती है। हर कहानी, हर किरदार हमारे मन पर कोई न कोई छाप छोड़ता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम समझदारी से चुनें कि क्या देखना है और क्या नहीं। अरस्तु की सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। नाटक हमारे जीवन का आईना है और इस आईने में देखकर हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें या कोई कहानी पढ़ें, तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की शिक्षा है। और इसी विचार के साथ आइए अगले अध्याय में देखते हैं कि अरस्तु ने कविता और इतिहास के बीच क्या अंतर बताया है। रात का यह समय है जब हम सबसे गहरी बातें करते हैं और आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो शायद आपको पहले उतना महत्वपूर्ण न लगा हो। अरस्तु के काव्यशास्त्र में साहित्यिक आलोचना का जो स्थान है वह ठीक वैसा ही है जैसे हमारे घर में दर्पण का होता है। जब हम सुबह तैयार होते हैं तो दर्पण में देखकर अपने कपड़े ठीक करते हैं, बाल संवारते हैं। ठीक इसी तरह साहित्यिक आलोचना कलाकार और पाठक दोनों के लिए एक दर्पण का काम करती है।
अब जरा सोचिए, जब आप कोई फिल्म देखकर घर आते हैं तो क्या करते हैं? अपने दोस्तों से, परिवार से उसके बारे में बात करते हैं न? यह कहानी अच्छी थी या बुरी, अभिनय कैसा था, गाने कैसे थे, यही तो आलोचना है। अरस्तु कहता है कि यह प्रक्रिया केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि कला को समझने और उसे बेहतर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। मैंने देखा है कि आजकल लोग कहते हैं आलोचना करना आसान है, कुछ बनाना मुश्किल। लेकिन अरस्तु का मानना था कि अच्छी आलोचना करना उतना ही कठिन है जितना अच्छी कविता या नाटक लिखना। जब कोई सुनार सोने की परख करता है तो वह केवल यह नहीं कहता कि यह खराब है, वह बताता है कि इसमें कितना सोना है, कितनी मिलावट है और इसे कैसे शुद्ध किया जा सकता है। साहित्यिक आलोचना भी ठीक यही काम करती है। अरस्तु के समय में जब कोई नाटक मंचित होता था तो लोग केवल तालियां पीटकर या सीटी बजाकर अपनी राय नहीं देते थे। वे बैठकर चर्चा करते थे कि इस नाटक में क्या खूबी थी, कहाँ कमी रह गई। यह परंपरा हमारे यहाँ भी थी। जब कोई कवि अपनी कविता सुनाता था तो दरबार में बैठे विद्वान उसकी तारीफ के साथ साथ सुधार के सुझाव भी देते थे। यही तो आलोचना की शुरुआत है। लेकिन आलोचना का मतलब केवल कमियां निकालना नहीं है। अब जरा सोचिए, जब आपकी माँ आपके खाने में स्वाद देखकर कहती है कि नमक कम है, तो वह आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कहती। वह चाहती है कि अगली बार खाना और भी स्वादिष्ट बने। अरस्तु भी यही कहता है कि आलोचना का उद्देश्य कला को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे निखारना है। साहित्यिक आलोचना की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह हमें सिखाती है कि कैसे देखना है। जैसे एक अनुभवी किसान देखकर बता देता है कि फसल कब तैयार होगी, वैसे ही एक अच्छा आलोचक देखकर बता देता है कि किसी रचना में क्या है जो उसे खास बनाता है। यह कौशल रातों रात नहीं आता। इसके लिए बहुत सारी रचनाएं पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारे अनुभव करने पड़ते हैं। अरस्तु कहता है कि आलोचना केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए। मुझे पसंद आया या मुझे पसंद नहीं आया, यह आलोचना नहीं है। असली आलोचना में तर्क होता है, विश्लेषण होता है। जैसे डॉक्टर मरीज की जांच करके बताता है कि बुखार क्यों आया है, वैसे ही आलोचक बताता है कि कोई रचना क्यों प्रभावशाली है या क्यों नहीं। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर हर कोई हर चीज की आलोचना करता रहता है, तो अरस्तु की बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह कहता है कि आलोचना एक जिम्मेदारी है। जब हम किसी रचना की आलोचना करते हैं तो हम केवल अपनी राय नहीं दे रहे, बल्कि भविष्य की कला की दिशा तय कर रहे हैं। अगर हम गलत चीजों की तारीफ करेंगे तो वैसी ही चीजें और बनेंगी। मुझे याद है एक पुरानी कहावत, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अरस्तु भी यही कहता है कि आलोचना दरअसल हमारी दृष्टि को तराशने का काम करती है। जब हमारी दृष्टि साफ होती है तो हम बेहतर कला का आनंद ले सकते हैं और बेहतर कला बना भी सकते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आलोचना न होती तो क्या होता? कलाकार को पता ही नहीं चलता कि लोगों पर उसकी कला का क्या असर हो रहा है। यह ठीक वैसा ही होता जैसे बिना आईने के तैयार होना। आलोचना वह आईना है जो कलाकार को दिखाता है कि उसकी कला में क्या चमक है और कहाँ धब्बे हैं। अरस्तु यह भी कहता है कि आलोचना एक कला है। जैसे कविता लिखने के नियम होते हैं, वैसे ही आलोचना लिखने के भी नियम होते हैं। एक अच्छी आलोचना पढ़ना उतना ही आनंददायक होता है जितना कोई अच्छी कविता पढ़ना। इसमें भी वही संतुलन चाहिए, वही सुंदरता चाहिए। जब रात का यह समय होता है और हम अपने दिन भर के अनुभवों को याद करते हैं, तो दरअसल हम अपने जीवन की आलोचना कर रहे होते हैं। क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, कल क्या बेहतर कर सकते हैं, यही तो आलोचना की प्रक्रिया है। अरस्तु कहता है कि यह प्रक्रिया हमें बेहतर इंसान बनाती है,
ठीक वैसे ही जैसे साहित्यिक आलोचना बेहतर कला बनाती है। अरस्तू की पोएटिक्स हमें साहित्य की गहराइयों में ले जाती है। यह किताब न केवल नाटक और कविता की संरचना को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि एक अच्छा साहित्य कैसे मनुष्य के दिल तक पहुंचता है। यह हमें याद दिलाती है कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती हैं। एक कहानी की संरचना का महत्व समझें। एक अच्छी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी संरचना होती है। अरस्तू कहते हैं कि हर कहानी में एक शुरुआत, मध्य और अंत होना चाहिए। इसे अपने जीवन में लागू करें। जब भी कोई विचार आपके मन में आए, उसे एक स्पष्ट संरचना दें। जैसे जीवन के लक्ष्यों को छोटे, मध्यम और दीर्घकालिक हिस्सों में विभाजित करना। 2. चरित्र विकास पर ध्यान दें। चरित्र ही कहानी को जीवंत बनाते हैं। अरस्तू बताते हैं कि पात्रों का भावनात्मक विकास कहानी की आत्मा है। इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? दूसरों को समझने की कोशिश करें। उनके अनुभवों को अपने अनुभव से जोड़ें। जैसे किसी दोस्त की कठिनाई को समझते हुए उसकी मदद करना। 3. भावनाओं की अभिव्यक्ति। अच्छी कहानियां भावनाओं को जागृत करती हैं। अरस्तू कहते हैं कि कला का उद्देश्य ही भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करना है। इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। अपनी भावनाओं को छिपाने के बजाय उन्हें प्रदर्शित करें। जैसे परिवार के साथ बैठकर अपने दिल की बात साझा करना। 4. साहित्य को जीवन का आईना माने। अरस्तू का मानना है कि साहित्य समाज का दर्पण है। यह हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हमारे समाज में क्या हो रहा है। इसे समझने के लिए अपने आसपास के बदलावों को ध्यान से देखें। जैसे किसी पुरानी किताब को फिर से पढ़ें और देखें कि आज कैसे वह नए संदर्भ में फिट बैठती है। 5. समीक्षा और आत्मविश्लेषण। अरस्तू के अनुसार साहित्यिक आलोचना का उद्देश्य आत्मविश्लेषण है। अपनी गलतियों से सीखें और अपनी कहानी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जैसे किसी असफलता से सबक लेकर उसे भविष्य में सफलता में बदलना। अरस्तू की पोएटिक्स हमें यह सिखाती है कि साहित्य न केवल पढ़ा जाए, बल्कि जिया जाए। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। जाने से पहले मुझे बताइए। नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया। कोई कंसेप्ट जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप आजमाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस सारांश ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई सोच दी या बस एक शांत रात दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए वन बुक बिफोर स्लीप को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया सारांश न छूटे। हर हफ्ते हम एक शांत रात में एक महान किताब के साथ बैठते हैं, इस विश्वास के साथ कि ज्ञान अच्छे से बांटा जाए तो जिंदगी बदल सकता है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगली किताब में मिलते हैं। शुभ रात्रि।